नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। राजनीति के रण में दांव पेच तो अपनी जगह है, लेकिन बातों से जनमत बटोरना और विरोधियों को बांधना भी एक खास कला है। देश ने वाक कौशल से बाजी पलटने वाले कई धुरंधर देखे। उनकी बात, उनके नारे राजनीति को नई राह पर ले जाते हैं। विरोधियों से तुलना में राजनीति के नए खिलाड़ी तेजस्वी नई राह पर निकले हैं। जन विश्वास यात्रा पर वाकशैली में सिद्धहस्त होने के साथ शहमात के खेल में नए समीकरण का संकेत भी दिया। माई समीकरण के साथ बाप को जोड़कर जातीय जंजीर को तोड़ने की कोशिश कितनी कामयाब होगी और क्या इस नए समीकरण से विपक्ष टेंशन में आने वाला है? सवाल तो पूछेंगे, पर पहले देखिए चल क्या रहा। माई बाप पर तेजस्वी का विश्वास। माई की पार्टी है, एनवाई की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है ये। सबको साथ लेकर चलने का वादा। ये बाप की पार्टी कैसे है? बी से बहुजन, ए से अगड़ा, ए से आधी आबादी और पी से पुअर। पुअर मतलब गरीब। नए नारे पर परिवारवाद वाला वार। और लालू जी इसी की पार्टी है, इसमें कहा तो मत है। सत्ता में भी वही, विरोध में भी वही। आज विरोधी दल के नेता भी माँ और बेटा ही बने, कोई तीसरे को नहीं बनाया। नए समीकरण से किसको टेंशन? वो तो जनता के खिलाफ है, जनता के लुटेरे हैं। और मैं कहता ना, सत्ता के नशे के चूर में उन्होंने कभी यात्रा नहीं निकाला। आज जनता उनको याद आ रही है। तो तेजस्वी ने अपने शब्दों से कोड वर्ड इस्तेमाल किया और माई बाप की पार्टी का दावा किया। और ये प्रतिशत जो माई समीकरण का मुस्लिम 17.7%, जो अभी अभी जातीय गणना हुई है उसके आधार पर, और यादव अत्यंत पिछड़ा जो 36% आबादी है उसके 14.25%, एक बड़ा वोट बैंक पहले से। लेकिन अब उसमें और बढ़ोतरी करने की कोशिश तेजस्वी यादव ने की है, बहुजन, अगड़ा, आदि आबादी और पुअर यानी कि गरीबों को जोड़कर। लेकिन विपक्ष इसे शब्दशः ले रहा है और माई बाप यानी कि निशाने पर पूर्व मुख्यमंत्री दोनों लालू यादव और राबड़ी देवी। क्या विपक्ष तेजस्वी यादव के इस वोट बैंक के विस्तार के समीकरण से बौखला गया है? जानने की कोशिश करेंगे, बातचीत इस पर करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी से पक्ष रखने के लिए विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन हैं, जेडीयू से पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता हेमराज राम है और बीजेपी से पक्ष रखने के लिए सुषमा साहू जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो हम अख्तरुल जी के पास चलना चाहेंगे और उनसे इस माई बाप वाली पार्टी का राज जानना चाहेंगे। तेजस्वी यादव अपने वोट बैंक के दायरे को विस्तार देने की कोशिश कर रहे हैं, या जिस तरह से लक्ष्यदार बातें करने वाले नेता होते हैं उसी तरह से लक्ष्यदार बातें करके अपने मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं? अख्तरुल जी। नहीं, देखिए, तेजस्वी जी शुरू से, जब से राजनीति प्रारंभ किया है, उन्होंने कहा है कि ये कि राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है। कोई समीकरण नहीं, कोई जाति व्यवस्था नहीं। और जिस तमाम लोग, आपने देखा भी होगा कि चुनावों में हो, पदों में हो, राज्यसभा हो, तमाम लोकसभा हो, तमाम जाति बिरादरी के लोगों को राष्ट्रीय जनता दल उसमें करती है। राष्ट्रीय जनता दल ने पहली बार तेजस्वी यादव जी जब संगठन में को उन्होंने देखा तो कहा नहीं, हम इसमें भी आरक्षण व्यवस्था करेंगे। कोई एक दो जाति के लोग नहीं, तमाम जाति के लोग इसमें आने चाहिए। इसलिए हर जाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था उन्होंने पार्टी के अंदर की। शायद पूरे देश में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होगा जिसने संगठन में तमाम लोगों को समाहित करने के लिए और एक ही दो जाति के लोग ज्यादा घुस न जाए उसको रोकने के लिए उन्होंने पार्टी के अंदर ये किया। तेजस्वी यादव जी निकले हैं कि बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया था, एन केन प्रकारेण ये सरकार नहीं बना पाई। माननीय मुख्यमंत्री जी जदयू ने जब इनसे गठबंधन करना चाहा, हाल के दिनों में सरकार बनानी चाहिए, तो तेजस्वी यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल बिल्कुल नहीं चाहता था कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनके साथ हम लोग सरकार बनाएं।
लेकिन देश की नाजुक स्थिति को देखते हुए और भाजपा की जो नकारात्मक राजनीति देश में हो रही थी उससे निजात दिलाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन किया और एक सीमित अवधि के समय में जो कमिटमेंट जनता से था, जो बेरोजगारी की गंभीर समस्या थी, बड़े पैमाने पर रोजगार देना, सरकारी नौकरी देना और जनगणना कराना, आरक्षण का दायरा बढ़ाना और तमाम ऐसे कामों को तेज गति से कराने का काम किया जो एनडीए की सरकार, जदयू भाजपा की सरकार पिछले 17 साल में नहीं कर सकी। वह हमने 17 महीने के अंदर तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में एक नई ऊर्जा, नई जोश भरी बिहार में। अख्तरुल जी, आपने जेडीयू और बीजेपी दोनों को अपने लपेटे में लिया है, दोनों दलों के प्रतिनिधि हैं हमारे साथ जवाब देने के लिए, तो एक एक कर पहले सुषमा साहू जी आपसे, आपने सुना अख्तरुल इस्लाम जी को। देखिए विधायक जी शायद अभी जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि 17 वर्षों में एनडीए ने जो नहीं किया उन्होंने 17 महीने में किया। शायद विधायक जी भूल गए हैं कि 15 वर्षों में जो उन्होंने किया है वो शायद 50 वर्षों में भी नहीं हुआ था। और अभी जो तेजस्वी जी जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं जी, पहले तेजस्वी जी को चाहिए था कि अपनी जो लूट की जो यात्रा है उसके बारे में विस्तार से लोगों को बताते। उन्होंने सही कहा कि ये माई की और बाप की पार्टी है, बिल्कुल 100% सही कहा कि इनके माँ और पिताजी का, क्योंकि माई बाप नहीं बोल सकती, माँ और पिताजी की ही पार्टी है उनकी। इन्होंने जो भी आंकड़े गिना दिए, पुअर और आधी आबादी, ये सब बकवास, कूड़ा माने कचड़े के समान इनकी भाषा। इन्होंने सही कहा कि ये मेरे माँ और बाप की पार्टी है, क्योंकि इन्होंने ही, पिताजी हटते हैं माँ को लाते हैं, माँ हटती हैं एक पुत्र को लाते हैं, एक उप मुख्यमंत्री बनते हैं, एक मंत्री बनते हैं, एक राज्यसभा जाते हैं, कुछ और इस क्रम में लगे में हैं जो फिर से विधायक और लोकसभा में आने के लिए परिवार के लोगों की श्रृंखला बन चुकी है। तो ये माई बाप की जो पार्टी आप बोल रहे हैं महानुभाव, ये माई बाप की नहीं, ये माता पिता की आपकी पार्टी है। और ये माता पिता की पार्टी आपको मुबारक हो। इसमें लोकतंत्र नहीं है, इसमें राजतंत्र है। और ये राजतंत्र कभी भी जनहितैषी नहीं हो सकती, लोक हितैषी नहीं हो सकती। ये सिर्फ और सिर्फ आपके परिवार की हितैषी हो सकती है, जो परिवार में, अरे 1.5 साल का बच्चा जब पैदा होता है वो करोड़ों, हमारे यहाँ का 1.5 साल का बच्चा तो बहुत होता है तो एक घुंघरू, एक पायल मिलता है, 4 कपड़े होते हैं, और आप करोड़ों रुपए के मालिक हो जाते हैं। महानुभाव तेजस्वी जी, जब आप जनता के बीच में जाएं तो इस बात की जरूर चर्चा करें। इतने कम समय में 1.5 साल के बच्चा और 2.5 साल का बच्चा करोड़ों संपत्ति का अकूत का मालिक कैसे बनता है, ताकि बिहार की जनता, अख्तरुल जी, आप इनकी बातों को नोट करके रखेंगे। सुषमा जी, जिसको आपने पीछे ढकेल दिया, हम समय भी देखते हैं। अख्तरुल जी, आप बातों को नोट करके रखिएगा। शुरुआती प्रतिक्रिया एक बार हेमराज जी की भी ले लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। हेमराज जी, जेडीयू पर भी अख्तरुल इस्लाम जी ने गंभीर आरोप लगाए हैं, खासतौर पर नीतीश कुमार पर, और क्या कहेंगे आप? देखिए, दरअसल ये राष्ट्रीय जनता दल, जब राष्ट्रीय जनता दल का मंच सजता है तो सबसे पहले तो जनता देखती है कि अगली कतार में एक ही परिवार के लोग होते हैं। तो इस बात से यह साबित हो जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल, जिसको ये कह रहे हैं कि ये 2Z की पार्टी है, हम तो कहते हैं कि एक परिवार की पार्टी है, परिवारवाद पर आधारित पार्टी है, और परिवार के हित में, परिवार के हित के लिए ये काम करती है। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि तेजस्वी जी जो यात्रा पर निकले जी, ये जन विश्वास यात्रा नाम रखें। हमारा कहना है ये जन विश्वास यात्रा नहीं है, ये संपत्ति विश्वास यात्रा है। और इनके यात्रा के क्रम में इनके संपत्ति का भी खुलासा होना चाहिए। कहां से कैसे आए, नौकरी के बदले जमीन, ये तो सारी देश की जनता देख रही है, बिहार क्या देश की जनता देख रही है। और ये जो कह रहे हैं कि हम सबकी बात करते हैं, तो ये सबकी बात करते हैं ये जनता भी जान रही है, देख रही है। आपके 15 साल के शासनकाल में जो हुआ आज भी लोग भूले नहीं हैं। शाम के 5 बजे के बाद लोग घर से बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझते थे,
और जो भूले बिसरे दिन में निकल गए होते हैं, तो वापस आने तक उनके पूरे परिवार के लोग डर और भय में जी रहे थे। चलिए, तो पूरे क्या ये डर शासनकाल और भय का माहौल जो है, बदलने डर और में भय आप के शासन कामयाब में रहे जिया हैं या एनडीए कामयाब रही है? चलिए अख्तरुल जी के पास चलते हैं। अख्तरुल जी, एक छवि बनाई गई है आपके विरोधियों द्वारा आरजेडी की, क्या आरजेडी उस छवि में कैद होकर रह जाएगी? उस छवि में कुछ सुधार की गुंजाइश है या आने वाले समय में तेजस्वी यादव उस छवि को पूरी तरह से परिवर्तित करेंगे? ये MY और बाप BAAP वाला जो उन्होंने अपना बयान दिया है, उससे क्या कहेंगे? ये देखिए, तेजस्वी यादव जी की छवि यह है कि पिछले बार पहली बार वो एक नए राजनीतिक के रूप में क्षेत्र में आए जी, और पूरी भाजपा की केंद्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री से लेके बिहार के मुख्यमंत्री से लेके तमाम लोगों ने 1 दर्जन हेलीकॉप्टर से उनका पीछा किया। अकेले उस व्यक्ति ने, उस युवा ने इतना अपार समर्थन उसको मिला जो तमाम लोगों ने देखा लगभग बहुमत के पास पहुंच गए। जी, तो आप इस बात को समझिए कि एक तरफ नीतीश कुमार जी का 17 साल का शासन है, बिहार में 18 साल का शासन है। बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे गरीब राज्य है, सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है, सबसे ज्यादा गरीबी है, सबसे ज्यादा भूखमरी है। ये नीतीश कुमार जी खुद मानते हैं कि हाँ, बिहार सबसे, सब लोग मानते हैं, भारत का नीति आयोग भी मानता है। एक तरफ ऐसा नेतृत्व है, दूसरी तरफ ऐसा नेतृत्व देश में है जो कहता है 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं देता है। कहता है काला धन लाएंगे, नहीं देता है। कहता है गरीबी कम करेंगे, नहीं देता है। कहता है हम किसानों को दुगुनी कर देंगे आमदनी। मतलब दोनों तरफ लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को 1 साल केवल मौका मिलता है और वो पीछे रह के ही सही, लेकिन अपने जिस तरह से अपने जिम्मेदारी को निर्वहन करता है, रोजगार वगैरह दिलवाता है, बिहार को एक नई दिशा में ले जाता है। पूरे आज बिहार में चर्चा हो रही है सिर्फ रोजगार की, हम रोजगार दिए, हम रोजगार देंगे, हम ये करेंगे। समझिए बात को, तेजस्वी यादव एक विकास का नाम है, एक उभरता हुआ सितारा का नाम है। अपार भीड़ जुट रही है। लोगों को लग रहा है कि नीतीश कुमार भाजपा को 20 साल देख लिया, एक मौका तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार को मिलना चाहिए ताकि बिहार उस गति से विकास कर सके जो पिछले 17 महीने में किया है। ये दिलचस्प बात है। अख्तरुल जी कह रहे हैं कि बिहार वासियों की एक नई उम्मीद, वो अब तक सब कुछ देख चुके, लेकिन एक युवा नेता के रूप में तेजस्वी यादव ने बीते 17 महीने में, उससे पहले के काल में जो अपनी छवि बनाई है, क्या विपक्ष उनको हल्के में आंक रहा है? क्या वो हल्के में ले रहे हैं और कहीं विरोधी को हल्के में लेना नुकसानदेह ना हो जाए? सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने आरोप लगाया और कहा कि विपक्ष उन्हें कमजोर आंक रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा तेजस्वी बिहार की राजनीति के उगते हुए सूर्य हैं, युवा नेता हैं, प्रभाव छोड़ रहे हैं, छाप छोड़ रहे हैं और इसका परिणाम होगा। चलिए सुषमा जी के पास चलते हैं। सुषमा जी, प्रकृति का नियम है परिवर्तन, क्या इस परिवर्तन का मौका आरजेडी को नहीं मिलना चाहिए? आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रकृति का ही नियम है, ये फंडामेंटल है। तो प्रकृति का नियम ये कहता है कि फुल फ्लेज भाजपा भी आ सकती है, एनडीए की सरकार, क्योंकि आरजेडी और उनकी गठबंधन की सरकार रह चुकी है, तो भाजपा इसकी सरकार क्यों ना, जदयू की सरकार क्यों ना आए, तेजस्वी यादव की सरकार क्यों आए? तेजस्वी यादव के और परिवार की और तेजस्वी यादव के रहते हुए जो अकर्मण्यता थी, जो लूटपाट थी, जो हत्याएं थी, ये इन्होंने, हम लोगों ने देखा है, जनता ने महसूस किया है। जनता कभी नहीं चाहेगी कि हम ऐसे व्यक्ति के हाथ में हम शासन को सौंपे जिसका पूरा परिवार, जिसने लोकतंत्र को नहीं माना, 27 वर्षों से उनके पिताजी आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उनके पार्टी में कोई व्यक्ति नहीं है क्या? क्यों कोई दूसरा व्यक्ति उनको नजर नहीं आता? क्यों किसी अपने परिवार के अलावा उनको किसी पे विश्वास नहीं होता? आज स्थितियां ये है कि अगर उनके हाथ में, अगर ये सत्ता जाने का जो ख्वाब वो सजा रहे हैं, अगर ये ख्वाब जो इसको कहते हैं ना कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे, लेकिन जनता ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। जनता समझदार है। वो 15 साल को और अभी वर्तमान में जो उनकी शासन में उनके लोगों ने, जो जहां जहां उनका शासन था, जहां जहां उनके लोग थे, विधायक थे, किस तरीके से उनका व्यवहार रहा जनता के प्रति, लूटपाट, हत्याएं, जो घटनाएं घटी हैं, वो जनता नहीं भूल सकती और ना जनता भूलेगी। ये एक बात समझिए, आज अभी ये जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बोल रही है, कल ही विधानसभा में विस्तृत चर्चा हुई जी
कि 90, 95, 2000 में बिहार में कितनी अपराध की घटनाएं होती थी, और आज गृह मंत्री अमित शाह का रिपोर्ट प्रत्येक साल आता है, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो अमित शाह जारी करते हैं, वह यह बताता है कि पहले 1 लाख से कम घटनाएं होती थी, आज 3 लाख के आसपास घटनाएं, चाहे बलात्कार का हो, मर्डर का हो, हत्या का हो, लूट का हो, डकैती का हो रहा है। ये सुशासन है कि दुशासन की सरकार है? ये बोलने से नहीं होगा। हाउस में कोई जवाब नहीं दे सका। बैठे थे जो उप मुख्यमंत्री बैठे थे, तमाम विधायक, तमाम मंत्री बैठे थे, किसी ने जवाब नहीं दिया। देखिए वास्तविकता क्या है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान जी, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, चारों का अलायंस था यहाँ पर। फिर भी इंटेलिजेंस का रिपोर्ट भाजपा के पास पहुंचा कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, धूल चटा देगा बिहार में। इसीलिए एन केन प्रकार नीतीश कुमार जी को तोड़ के उधर मिलाया गया, ताकि तेजस्वी यादव जी का मुकाबला किया जा सके, बिहार में बराबरी किया जा सके, कुछ सीट जीता जा सके। चलिए, जेडीयू के प्रतिनिधि हैं हमारे साथ, हेमराज जी, इसका जवाब देना पड़ेगा आपको। मजबूत थी तो जदयू चलिए, दबाव में आपने आरजेडी का साथ छोड़ा। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आरजेडी के साथ जो गठबंधन बना था, एक मुद्दों पर आधारित गठबंधन था, और मुद्दा था 7 निश्चय पार्ट 2। 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत ही 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात थी, और इस मुद्दों पर समझौता हुआ था। लेकिन जब सरकारें चलने लगी, नौकरियों की बहार आ गई बिहार में, नीतीश कुमार जी ने पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, बिना कोई भेदभाव के सारे कार्यों को अंजाम देते रहे। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के द्वारा, चूंकि उनकी मंशा थी गड़बड़ी फैलाने की, भेदभाव करने की, और इसको लेकर के वो लोग स्थानांतरण से लेकर नियुक्तियों तक ये लोग बहुत कोशिश करते रहे कि गड़बड़ियां की जाए, भेदभाव की जाए, पक्षपात की जाए। लेकिन नीतीश कुमार जी के रहते जी, अब तो उसकी जांच हो रही है, जांच के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और मैं बता दूं कि उन्होंने बोला कि ये बिहार में जातीय गणना हुई और इसकी लोकप्रियता ही लेना चाहते हैं। सारी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है, जातीय गणना को लेकर के सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, और सभी दलों के लोगों ने इसको जो है स्वीकार किया था। और इसको आरजेडी के लोग किस मुंह से कहते हैं कि ये मेरा फैसला था, हम इसको चाहते थे? नहीं, इसको तो सब कहते हैं हेमराज जी, सब कहते हैं कि हमारा सहयोग था, हमारे सहयोग के बिना ये जातीय गणना नहीं होती। लेकिन बिल्कुल सुषमा जी, एक छोटा सा सवाल। हेमराज जी, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। हेमराज जी, सभी अपनी पीठ खुद थपथपाते हैं, कोई दूसरा थपथप। सुषमा जी, एक छोटा सा सवाल है। जिस पार्टी को माई समीकरण वाली पार्टी बताकर एक वोट के दायरे में सीमित करने का प्रयास किया गया था, अब उस पार्टी के नेता एक नया समीकरण दे रहे हैं, क्या लगता है उसका कोई प्रभाव होगा? संक्षेप में। समीकरण नहीं है, ये छलावा है, ये भ्रमजाल फैलाया जा रहा है। जो कभी कहते थे कि भूरा बाल साफ करो, A to Z बात करो, आज वो उन्होंने बाप को कैटेगराइज कर दिया, कैटेगराइज किया, और वो भी किसी की नकल पे। तो आप ये समझ सकते हैं आज के समय में बिहार कभी भी आरजेडी के शासन को स्वीकार नहीं करना चाहेगा। चलिए हेमराज जी, आपकी प्रतिक्रिया, क्या ये नया समीकरण वो अब नहीं आनी चाहिए। ये लाख चोला बदल ले, एक झांसे में जनता को लेना चाहते हैं, जनता झांसे में आने वाली नहीं है। क्या ये नया जनता सब देख रही है, वो 15 साल के शासनकाल को भी देखी है और इस बीच के अवधि को भी देखी है, और जनता तो मन बना चुकी है। और पिछले 19 के चुनाव में भी इनका खाता भी नहीं खुला था लोकसभा में, और इस बार भी 40 एनडीए के हाथों में। में यही कहेंगे जी कि नीतीश कुमार जी ने यह कहा था कि बिहार का विकास तभी संभव है जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। आज प्रधानमंत्री जी या नीतीश कुमार एक है, या केवल कुर्सी के लिए एक है, या प्रधानमंत्री ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया? अख्तरुल जी, बिल्कुल चलते चलते सवाल ये है, और हम चाहेंगे आप सीधा जवाब दें, जो माई समीकरण वाली पार्टी का ठप्पा लगा हुआ था आरजेडी पर, क्या उससे आगे बढ़ने की कोशिश है? विशेष राज्य के दर्जे से कहीं ज्यादा पैकेज आज बिहार को मिला है। विशेष राज्य के दर्जे से कहीं ज्यादा पैकेज और कहीं ज्यादा आज आपको मिलेगा, और बिहार को मिला है।
0 बटा सन्नाटा, आपको कुछ लूटने नहीं। के लिए तो नहीं बिहार में मिलेगा। 40 में 39 आपको सीट लूटने जीता, के लिए तो क्या नहीं दिया मिलेगा। बिहार को? आप बिहार उसको चलिए, लूटने वक्त के लिए हमारा इस चर्चा का खत्म हो चुका है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अख्तरुल इस्लाम जी, हिमराज राम जी और सुषमा साहू जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे साथ साझा करने के लिए। तेजस्वी यादव नए रास्ते पर जनता का विश्वास जीतने निकल चुके हैं, नए समीकरण से बिहार की राजनीति साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका विपक्षी खेमा ऐसा लग रहा है कि उनकी पुरानी छवि में ही उन्हें कैद करके रखना चाहती है। क्या तेजस्वी यादव उस पुरानी छवि से निकल पाएंगे? जिस तरह से तितली निकलती है नया रंग रूप लेकर, क्या तेजस्वी यादव आने वाले चुनाव में वो बदलाव के साथ जनता के बीच नजर आएंगे? नजर हमारी भी बनी रहेगी। अगली बार एक और सवाल के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।